चलो गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम आपने फोटो इलेक्ट्रिक स्टडी किया, हमने मिलके फोटो इलेक्ट्रिक स्टडी का मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी किया था। वो हमने आधा ही सीखा था क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा का पूरा वो एक एक्सपेरिमेंट था, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन थे एंड देन हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब जो हम उसके आगे वाला पार्ट स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्लियरली शो करता है कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट सो वेव से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है क्या? अगर वेव नेचर हम स्टडी करते हैं तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है क्या? और नहीं हो सकता तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है? देखो, फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता? पहला पॉइंट तो हमने सीखा था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EV0। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इज EV0 पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड करती है। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडियस, मींस इंटेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करती। तो ये एक रीजन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये किस पे डिपेंड करेगी? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। ओके, देन सेकेंड और थर्ड पॉइंट देखो क्या कहा है, वेव थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वेव थ्योरी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद है ना, जिस फ्रीक्वेंसी से एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे करंट स्टार्ट होता है फ्लो करना, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो यहां क्या कहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस एंड नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। देखो अब अगर हमने एक मेटल ले लिया, उसके ऊपर लाइट एज अ वेव इंसिडेंट हो रही है, लाइट एज अ वेव इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट हो। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस वेव की एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा। मींस धूप में आपने एक मेटल रख दिया तो मेटल धूप को एब्जॉर्ब करेगा और हीटअप हो जाएगा, करेक्ट है। वैसे ही अगर ये लाइट इस मेटल पे गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ये लाइट की एनर्जी एज अ वेव एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने हो कोई भी फ्रीक्वेंसी का हो, जैसे उसके पास मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी ये बाहर चला जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही क्यों ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई? क्योंकि वेव थ्योरी तो कहती है कि लाइट इज अ वेव, वेव तो कभी भी इंसिडेंट हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होगी, उतनी एनर्जी वेव से एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन और कभी भी बाहर आ सकता है। लेकिन यहां क्या कहा है, सेकंड पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। जैसे ही लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट। तो ऐसा क्यों होता है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर हमने छोटे वेवलेंथ और छोटी फ्रीक्वेंसी वाला वेव लिया और मेटल पे इंसिडेंट किया, छोटे वेवलेंथ वाला, तो भी क्या होगा, धीरे 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 वो इलेक्ट्रॉन उस वेव की एनर्जी लेगा और देन बाहर आएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी नहीं कर पाई, ऐसा क्यों होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई। इसलिए पार्टिकल नेचर होता ये प्रूव हो गया, पार्टिकल नेचर होता ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आते हैं पार्टिकल नेचर की तरफ ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? फोटोन। लाइट को हमने क्या माना? फोटोन। वो डिस्क्रीट होता है, मींस एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है जिसे क्वांटा कहा जाता है और उसको हमने फोटोन नाम दिया। सो एनर्जी ऑफ लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूअस बट अ डिस्क्रीट। लाइट के पास जो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी ये कंटिन्यूअस नहीं होती, ये डिस्क्रीट होती है, ये पैकेट में होती है। उस पैकेट को हमने क्या कहा? क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा एंड इट इज नोन एज अ फोटॉन्स। तो लाइट जो आएगी वो पार्टिकल ऐसे छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आएगी, कंटिन्यूअस नहीं आएगी। इसे हमने क्या कहा? फोटोन। देन एनर्जी possessed by the photon is not depend on intensity। एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। वेव में इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड करती है, हमें पता है। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ती है वेव में, लेकिन यहां इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। हमने फॉर्मूला स्टडी किया, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो वेव थ्योरी में इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, मींस आपने एक लाइट लगा दिया, 4 लाइट लगा दी तो एनर्जी बढ़ेगी, बल्ब से जो एनर्जी आ रही है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर हम पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ गई, मींस एनर्जी नहीं बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? या इंटेंसिटी से एनर्जी डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी डिपेंड करती है।
Then photon of suitable frequency falls on the metal surface. It is absorbed by the electron immediately and photoelectron is eject in 10⁻⁸ second. अब क्या कहता है, अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन, सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी वाला फोटोन अगर मेटल पे गिरता है, जैसे ही मेटल पे गिरेगा ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। मींस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई h न्यू, और वो अगर इनफ एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाएगा और उसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए टाइम कितना लगता है, विद इन 10⁻⁸ सेकेंड। तो ये -8 सेकेंड में बाहर आ जाएगा। माइनस तो इमीडिएट होता है। ये क्यों इमीडिएट होता है, ये तीनों भी रीजन हमें पार्टिकल नेचर दे रहा है, पार्टिकल नेचर दे रहा है, ये समझ में आ गया। तो जैसे ही फोटोन आएगा अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को, और वो वैनिश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। एंड देन इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी आ गई, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ये समझ में आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, फोटोन क्या है या फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब फोटोन हैज एनर्जी h न्यू, फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, h न्यू। अब हमें पता है न्यू इज इक्वल टू c/λ, तो h c/λ ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने इंपॉर्टेंट है, ओके, दोनों रिलेशन याद रहे। E इज इक्वल टू h न्यू और E इज इक्वल टू h c/λ। देन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम P इज इक्वल टू, ये देखो मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है, मोमेंटम P इज इक्वल टू h न्यू बाय c, h न्यू बाय c और h/λ और h/λ। c वेलोसिटी है हमारी, c क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का रिलेशन हमें पता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वही फॉर्मूला हमने यूज किया है, c इज इक्वल टू, तो c की जगह हमने पुट कर दिया लैम्बडा और न्यू, तो लैम्बडा ये न्यू कट गया तो h/न्यू ये आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो P इज इक्वल टू h न्यू बाई c और h/λ। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको मोमेंटम वाला, क्योंकि एनर्जी मोमेंटम हमें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, कितने स्पीड से ट्रेवल करता है ये, c3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए फोटोन की इक्वेशन में c आता है, इसलिए फोटोन की इक्वेशन में c आता है। याद रखो वेलोसिटी ऑफ फोटोन कितनी है, वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट मीडिया। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोटोन जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, हर एक मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, मीन्स वैक्यूम में उसका स्पीड ये रहेगा। ठीक है, अगर वो मीडियम चेंज करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। देन फ्रीक्वेंसी रिमेन इनवेरिएंट इन अ डिफरेंट मीडिया, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बाकी टर्म्स चेंज होंगे, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो, जो लाइट की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब आते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आइंस्टाइन ने भी एक अपना इक्वेशन बनाया है। तो अब आइंस्टाइन ने क्या कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कहा, जैसे ही लाइट का फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड होगा, वो सारी एनर्जी क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मटेरियल, ये किस वजह से होता है, कोलिजन। किसमें कोलिजन होता है, बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में कोलिजन होता है, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब इस कोलिजन में होता क्या है, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व बट द नंबर ऑफ फोटोन नॉट कंजर्व। मींस होता क्या है यहां कि जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होगा इलेक्ट्रॉन पे, जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होगा इलेक्ट्रॉन पे, फोटोन अपने एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दे देगा और खुद वैनिश हो जाएगा। तो फोटोन नहीं रहते, तो ये नंबर कंजर्व नहीं है। आफ्टर कोलिजन फोटोन नहीं रहते, वो गायब हो जाते हैं। तो एनर्जी और मोमेंटम किसको देके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को देके जाते हैं। तो टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व बट नंबर ऑफ फोटोन नॉट कंजर्व। अब फोटोन ने जो एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन उसको कैसे यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन उसे दो चीजों के लिए
यूज होता है। सो फोटोन लूजेस इज एनर्जी इन टू पार्ट्स, फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन उसका यूज कर रहा है, या फोटोन की जो एनर्जी लूज हो रही है वो दो टाइप से हो रही है। पहली एनर्जी, पहला पार्ट क्या होता है, लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, उसमें से जो भी फोटोन से एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आई है उसमें से कुछ पार्ट ये क्या करेगा, मेटल से बाहर निकलने के लिए यूज होगा। मेटल से बाहर मींस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलना है, बॉन्ड ब्रेक करके बाहर उसके लिए कुछ एनर्जी यूज करेगा, वो उसके लिए कुछ एनर्जी यूज करेगा, और बची हुई एनर्जी भागने के लिए यूज करेगा। जैसे ही वो मेटल से बाहर आया भागना स्टार्ट कर देगा, मींस सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड जो बचा हुआ पार्ट है उसका यूज वो काइनेटिक एनर्जी, मींस वो भागेगा, पहले तो मेटल से बाहर आएगा और भागेगा, तो बाहर निकलने के लिए एक एनर्जी और भागने के लिए दूसरी एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा बाहर निकलने के लिए। जो भी बाहर निकलने के लिए एनर्जी यूज होती है उसे कहा जाता है वर्क फंक्शन, उसे क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी यूज होती है उसे कहा जाता है वर्क फंक्शन। तो हमारी जो पहली एनर्जी उसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन, उसे फाई से इंडिकेट करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अब फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसमें से कुछ एनर्जी यूज करेगा बाहर निकलने के लिए मेटल से, और बची हुई एनर्जी से वो भागेगा, बची हुई एनर्जी से वो भागेगा। तो अब इसके पास मींस जो बाहर निकलने के लिए एनर्जी यूज होती है उसे हमने क्या कहा, वर्क फंक्शन, और बाकी रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको ही हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या फॉर्मूला बनाया, अब जो फोटोन की एनर्जी थी वो दो तरीके से यूज हुई, एक काइनेटिक एनर्जी के लिए और दूसरा वर्क फंक्शन के लिए, मींस बाहर निकलने के लिए। तो अब फोटोन की एनर्जी हमें पता है एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, सो एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो भी बची हुई एनर्जी उससे मैक्सिमम हम ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या कहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मेटल से बाहर आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है। अब देखो हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर कब आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, कब आता है, थ्रेशोल्ड। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो मिनिमम एनर्जी होगी एच न्यू जीरो, एच न्यू जीरो पे स्टार्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन बाहर आना, तो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू जीरो। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मिनिमम एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, इसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, एच न्यू जीरो, क्योंकि न्यू जीरो इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अगर हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है अलग अलग तरीके से, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहां चली जाएगी, ये टर्म यहां आ जाएगा, तो फॉर्मूला होगा एच कॉमन न्यू माइनस न्यू जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम, याद करो, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट ईवी जीरो, तो ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो इससे हम पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी जीरो इज इक्वल टू, या पोटेंशियल एच, ये आ गया। देन इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, दोनों भी फॉर्मूले मैंने लिखा है, देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, न्यू जीरो इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा जीरो। तो ये अगर हमने पुट कर दिया तो हमें एक न्यू इक्वेशन मिलेगा। तो इतने सारे इक्वेशन हमें मिल सकते हैं रीअरेंज करके, तो ये याद रखना है, ये सारे याद रखना है। अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो ये इक्वेशन, वेलोसिटी के साथ लैम्बडा का इक्वेशन ये है 1/hc 1/लैम्बडा, तो ये सारे इक्वेशन आपको याद रखने हैं। अगर आपको कहा कि पोटेंशियल निकालो तो पोटेंशियल के लिए V0 वाला फॉर्मूला, एक तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा होगा, दोनों भी टर्म में आप निकाल सकते हो। तो ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है कि लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने सीखा क्या कि लाइट वेव था, लाइट क्या था, वेव था, वो पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहा है। तो अब इसका उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो गया सोचने का, साइंटिस्ट सोचने लगे कि अगर वेव पार्टिकल बन सकता है तो पार्टिकल भी वेव बनना चाहिए, पार्टिकल भी वेव बनना चाहिए। और हमने 11th में स्टडी किया है साउंड वेव में,
कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव एंड मैटर वेव। तो मैटर वेव वाला कंसेप्ट अब यहां आता है। मैटर वेव एक कंसेप्ट आया फिर कि अगर वेव पार्टिकल बन सकता है तो पार्टिकल के साथ भी वेव रहेगा और उस वेव को बोला गया मैटर वेव। सो वेव नेचर ऑफ मटेरियल और अ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर वेव क्या होता है? द वेव एसोसिएटेड विद द एवरी मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड अ मैटर वेव। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो भी वेव एसोसिएट करता है उसे कहा जाता है मैटर वेव। मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ, याद रखना है, अगर मोशन में होगा तभी उसके साथ वेव एग्जिस्ट करेगा, उस वेव को कहा जाता है मैटर वेव या फिर डी ब्रोगाइल वेव। डी ब्रोगाइल वेव, ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं वर्ड। तो लाइक रेडिएशन, मैटर आल्सो हैज अ ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे रेडिएशन को ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइट को ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वैसे ही मैटर को भी ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। तो ये आता है मैटर वेव का बेसिक कंसेप्ट। अब आते इसमें, तो ये रिलेशन बनाया अब डी ब्रोगाइल ने, डी ब्रोगाइल वेव रिलेशन। उसमें मैटर और वेव के साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट किया। तो उसने इक्वेशन कैसे बनाया? देखो, डी ब्रोगाइल वेवलेंथ लैम्बडा एसोसिएट विद द पार्टिकल इज। अगर किसी भी पार्टिकल के साथ आपको वेव एसोसिएट करना है तो इक्वेशन क्या था? लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई वी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज अ मोमेंटम, पी इज अ मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो ये इक्वेशन कहता क्या है? यहां जो इक्वेशन दिया है ये है वेवलेंथ, ये क्या है? वेवलेंथ। और यहां है मास, यहां है मास। तो एक ही इक्वेशन में वेवलेंथ भी है और मास भी है। मास पार्टिकल को होता है, मास पार्टिकल के होता है, और वेवलेंथ वेव को होती है, एनर्जी को होती है। तो ये कोरिलेट करता है कि पार्टिकल भी वेव जैसे बिहेव करता है। ये इक्वेशन क्या बताता है हमें? पार्टिकल जिसके पास मास है उसके पास वेव रहेगा, जिसके पास मास है उसके पास वेवलेंथ रहेगा, मींस वेव रहेगा। ये इक्वेशन बनाया गया डी ब्रोगली ने, ठीक है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेयर एच डिवाइडेड बाय एम वी। अगी यही फॉर्मूला हमें फोटोन के साथ अप्लाई करना है। तो फोटोन ट्रेवल विद द वेलोसिटी सी, फोटोन सी इतने वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो यही फॉर्मूला फोटोन के लिए क्या होगा? लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम सी, h divided by mc, that is h is the Planck's constant, m is the mass of electron or a mass of photon, and c is the velocity of photon, ठीक है। अगर पार्टिकल मोशन में ही नहीं है, पार्टिकल मोशन में ही नहीं है, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। वेलोसिटी का वैल्यू जीरो और लैम्बडा का वैल्यू इनफाइनाइट, मींस स्ट्रेट लाइन होगा। तो वेव एसोसिएट नहीं करेगा, वेव एसोसिएट नहीं करेगा। सो मैटर वेव एसोसिएट विद द पार्टिकल ओनली इन मोशन। जो भी मोशन में रहेगा उसके साथ ही वेव एसोसिएट करेगा। अगर पार्टिकल रुक गया तो वेव एसोसिएट नहीं करेगा। सेकेंड कंसेप्ट, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास अगर छोटा होगा, टाइनी होगा, तो वेव बड़ा होगा या वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होगी। स्मॉलर मास हायर वेवलेंथ, स्मॉलर मास हायर वेवलेंथ। मास अगर छोटा है तो वेवलेंथ बड़ा रहेगा, मास अगर छोटा है तो वेवलेंथ बड़ा रहेगा, और मास अगर बड़ा है तो वेवलेंथ छोटा रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोटा सा होता है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसके पास भी वेलोसिटी है, तो उसके पास वेव बड़ा रहेगा, उसके पास वेव बड़ा रहेगा क्योंकि मास कम है। सिमिलरली अर्थ भी सन के अराउंड घूमता है, अर्थ भी सन के, वो भी मोशन में है, तो उसके पास भी वेव रहेगा, लेकिन मास बड़ा है तो वेव छोटा रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। देन वेवलेंथ एसोसिएट विद द पार्टिकल इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। जो भी वेवलेंथ डिपेंड मींस वेवलेंथ है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। लैम्बडा की इक्वेशन में कहीं भी चार्ज नहीं आता, इस इक्वेशन में कहीं भी चार्ज नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो वेवलेंथ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने फोटोन के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट कर लिया, एनी पार्टिकल के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा?
तो सपोज E इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमने V इतना पोटेंशियल अप्लाई किया, उसको एक्सेलरेट करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है? V। तो उस केस में एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इज इक्वल टू EV। E इज इक्वल टू EV, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? E इंटू V। देन इफ अगर इलेक्ट्रॉन v इतने वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। वो कितनी रहेगी? हाफ mv स्क्वायर। कितनी रहेगी? हाफ mv स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट 2e बाय m। इसको रीअरेंज किया, उसमें से वेलोसिटी फाइंड आउट की। अब हमने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया है डी ब्रोगाइल वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? h डिवाइडेड बाय mv, h बाय मोमेंटम। अब मोमेंटम में हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू है। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? h डिवाइडेड बाय m अंडर रूट 2e बाय m। ये हमने वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया, ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पुट कर दिया वेलोसिटी की जगह, ठीक है। अब ये m अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? h टू m स्क्वायर, ये m अंदर चला गया, स्क्वायर रूट के तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m कट। सो इक्वेशन आया लैम्डा e दैट इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2me। ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पार्टिकल के लिए निकाला, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, फोटोन को भी क्यों छेड़े, फोटोन के लिए भी निकाल लेते हैं, ओके। उससे पहले इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाते हैं। देखो ये तो एक टर्म में आ गया, एनर्जी के टर्म में। अब हमारे पास एनर्जी का वैल्यू है, एनर्जी का वैल्यू क्या है? EV। तो उसके टर्म में भी इक्वेशन हमने लिखा है, देखो उसके टर्म में भी इक्वेशन हमने लिखा है, बिकॉज E इज इक्वल टू EV। तो हमारा फॉर्मूला आया था लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2me। E का वैल्यू क्या है? E इंटू V, वो पुट किया तो उस टर्म में भी फॉर्मूला आया। अब हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और h कांस्टेंट हमें पता है 6.63 इंटू और 6.623 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करो, तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज 12.27। h का वैल्यू पुट किया, E का वैल्यू पुट किया, m का वैल्यू पुट किया, तो हमें क्या मिला? 12.27 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v। 10⁻⁻10 मीन्स एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, तो इसको एमस्ट्रॉन्ग में लिख दिया हमने। सो लैम्डा E और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में। तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना। तो ये आया, अगर आपको एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में डायरेक्टली इक्वेशन चाहिए, आपको सारे टर्म पता है, तो आपको सिर्फ पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है? पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है, याद रखो। E इंटू वी वाला फॉर्मूला जो अप्लाई किया ये पोटेंशियल है, ये वाला फॉर्मूला है v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वेलोसिटी नहीं है। कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी और पोटेंशियल में कंफ्यूज मत होना। ये जो फॉर्मूला है वो पोटेंशियल के लिए है, तो यहां हमें पोटेंशियल का वैल्यू रखना पड़ता है। किसका वैल्यू रखना पड़ता है? पोटेंशियल का। याद रखो यहां v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते, पोटेंशियल डिफरेंस v। तो यहां हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पुट करना होता है। तो ये आ गया वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन। फोटोन का वेवलेंथ सिंपल, वही फॉर्मूला यूज किया, सिर्फ hc/e। तो यहां hc एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड किया था, वैसे ही एनर्जी ऑफ फोटोन हमें फाइंड करना होगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी आएगा वो वैल्यू हमें पुट करना है। अब अगर हम रेशो लेते हैं लैम्डा ऑफ फोटोन टू द लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने यहीं पे दे दिया है आपको कि अगर ये हम यहां लिखते हैं तो क्या होगा?
देखो एच एच कट हो जाएगा, एच एच कट हो जाएगा, बचा हुआ C डिवाइडेड बाय ई पी एच एनर्जी ऑफ फोटोन अंडर रूट 2 me जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था वही हमने पुट किया, ठीक है। एच सी बाई ई इसके लिए भी अप्लाई किया था लेकिन इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो दोनों फॉर्मूला का रेशियो ले लिया, एच एच कट हो जाएगा, रिमेनिंग C डिवाइडेड बाय ई एनर्जी ऑफ फोटोन अंडर रूट ये टर्म ऊपर चला गया यहाँ, तो अंडर रूट 2 me ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों टर्म को हम अंदर भेज देते, तो C अंदर चला जाएगा तो C स्क्वायर, एनर्जी ऑफ फोटोन अंदर चला जाएगा तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2mc स्क्वायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन स्क्वायर, एनर्जी ऑफ फोटोन स्क्वायर। तो ये भी एक इक्वेशन आपको याद रखना है, कभी कभी ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो इसलिए डायरेक्टली सॉल्व करके मैंने यहीं पे आपको बताया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और दोनों का रेशियो भी निकाल लिया, फोटोन का वेवलेंथ डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। नेक्स्ट, अब मैटर वेव को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे कहा जाता है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या है, एक इवैक्यूएटेड चेंबर है, उसमें ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ एक फिलामेंट है, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे या इलेक्ट्रॉन का बीम आएगा। इस फिलामेंट को हमने हाई टेंशन से अप्लाई किया है। देन यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को कॉलिमेटेड करने के लिए एक सिलेंड्रिकल शेप, या सिलेंड्रिकल शेप पाइप जैसा होता है ये, ठीक है। देन इसको हमने फिलामेंट को हीट अप करने के लिए लो टेंशन अप्लाई किया, तो यहाँ एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट होता है, या सिलेंड्रिकल पे एनोड बोल सकते हो आप इसको, अट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां जा रहे हैं वो कॉलिमेट एक बीम में हो जाएंगे, एक बीम में या स्ट्रेट आएंगे। तो इन दोनों को, फिलामेंट और इसको मिला के हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। देन यहाँ हमने रखा है हमारा टारगेट निकेल क्रिस्टल। क्या रखा है? निकेल क्रिस्टल। यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ बम्बार्ड होगा, यहाँ से ये डिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से डिफ्रैक्ट होगा, और ये डिफ्रैक्ट क्या होगा डिटेक्टर में, ये मूवेबल है। डिटेक्टर क्या है? मूवेबल है। मूवेबल डिटेक्टर उसको कलेक्ट करेगा और ये गैल्वानोमीटर में हमें उसका रीडिंग दिखाई देगा, गैल्वानोमीटर में इसका रीडिंग दिखाई देगा। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखो क्या हो रहा है इसमें, यहां से फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको ये कॉलिमेट करता है या इसको एक बीम में कन्वर्ट करता है। ये बीम इंसिडेंट होती है निकेल क्रिस्टल पे। निकेल क्रिस्टल से ये डिफ्रैक्ट होके एक सर्टेन एंगल पे, डिफ्रैक्टिंग एंगल फाई इज अ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, इस एंगल पे ये वापस एक सर्टेन डायरेक्शन में जाती है। वहां हमने इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर रखा है, इस इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में हम इसको डिटेक्ट करते हैं। अब यहां क्या होता है, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई किया। क्या किया? डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई किया। एंड देन हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इंटेंसिटी वर्सेस डिफ्रैक्शन एंगल, और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन और इंटेंसिटी के बीच में हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? ग्राफ ड्रॉ किया। तो एक अगर वोल्टेज को, पोटेंशियल को हम 54 वोल्ट पे रखते हैं, कितने रखते हैं? 54 वोल्ट को, पोटेंशियल को कितना रखा? 54 वोल्ट। और हमने धीरे धीरे एंगल बढ़ाना स्टार्ट किया। क्या किया? एंगल बढ़ाना स्टार्ट किया। तो एंगल 50 डिग्री पे, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में घुमा रहा हूं तो 50 डिग्री पे मुझे एक पिक मिलेगा, इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी। जब वोल्टेज कितना होगा? 54 वोल्टेज होगा 54, और मैं इसको डिटेक्ट करते आ रहा हूं एंगल 10, 20, 30, 40, तो 50 पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सो वोल्टेज कितना है मेरा? 54। वहां मुझे क्या मिला? एक पिक मिला, इंटेंसिटी ज्यादा मिली। इंटेंसिटी क्या मिली? ज्यादा मिली इलेक्ट्रॉन की। अब इसके लिए अब हम क्या करते, एक फॉर्मूला हमारे पास है। तो जो भी हमें ये एंगल है थीटा, हमें ये एंगल थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन निकेल क्रिस्टल एंड इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये थीटा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने स्टडी किया था। थीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 180 माइनस 5, 180 माइनस 5। फाई एंगल कितना था हमारा? नियर अबाउट 50। फाई का एंगल कितना लिया था हमने? फाई एंगल हमारा था 50। तो ये 50 हम पुट करेंगे यहाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50।
तो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 130 एंड थीटा इज इक्वल टू 65, थीटा इज इक्वल टू 65 आ गया। थीटा का वैल्यू हमें कितना मिला, टिप जो मैक्सिमम पिक आ रहा है वहां थीटा का वैल्यू कितना मिला, 65। अब हम अप्लाई करेंगे ब्रैग्स लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, वेयर d इज अ, जैसे ये मॉलिक्यूल होते हैं ना, निकेल क्रिस्टल है, तो निकेल के क्रिस्टल के दो जो भी अरेंजमेंट होगा उन दोनों अरी, एटम की अरी होगी, उसके बीच का डिस्टेंस, उसके बीच का डिस्टेंस यहां दिया गया है, वो कितना होता है, निकेल क्रिस्टल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कितना होता है, 0.91 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो अगर ये सारे वैल्यू हम पुट करेंगे 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम यूनिट इंटू साइन 65, तो लैम्बडा का वैल्यू आता है नियर अबाउट 1.65 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कितना आया, 1.65 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। देन हमने इलेक्ट्रॉन के साथ वेव होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ, मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होता है, उसका फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, क्या था, 12.27 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया, 54, देखो मैंने यहां रखा, पोटेंशियल मैक्सिमम कितना रखा है, 54। तो ये वैल्यू अगर हम डालते हैं 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 54, तो जो आंसर मिलता है हमें दैट इज 1.67 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू नियर अबाउट सेम है, मैक्सिमम मींस ये सेम टू सेम लग रहा है, ये 1.65 ये 1.67 बहुत क्लोज वैल्यू है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि पार्टिकल के साथ भी वेव एसोसिएट करता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने डिटेल में पढ़ा है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि क्या होता है। एक में ब्रैग फार्मूला अप्लाई किया, जो भी हमें रिजल्ट मिला उसको ब्रैग फार्मूला अप्लाई किया, ब्रैग फार्मूला से हमने वेवलेंथ निकाला। दूसरी तरफ हमने जो थ्योरेटिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई किया था वो हमने अप्लाई करके देख लिया, तो दोनों से जो रिजल्ट आते हैं वो सेम आ रहा है। इससे हमें पता चला कि ये दोनों भी वेव क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां खत्म। अब आते हैं हम प्रॉब्लम की ओर। चलो चलो कैलकुलेशन, मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए या कैलकुलेशन करके लाया, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए ज्यादा टाइम जाएगा इसलिए, तो आप अपने आप से कैलकुलेशन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो देखते, पहला जो सम है हमारा वो क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, ये लैम्बडा विच इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल। Light of wavelength lambda which is less than threshold wavelength is incident on the photosensitive material. If the incident wavelength is decreased, then stopping potential, अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और एच न्यू में हमें रिलेशन पता है। ठीक है, या आइंस्टाइन इक्वेशन हमने स्टडी किया, आइंस्टाइन इक्वेशन हमने स्टडी किया, E इज इक्वल टू, और E इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला हमने यूज किया, E जो भी एनर्जी है फोटोन की वो किसके लिए यूज होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी के लिए और दूसरी यूज होती है वर्क फंक्शन के लिए। दूसरी किसके लिए यूज होती है, वर्क फंक्शन के लिए। ये हमने स्टडी किया है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मैक्स प्लस 5, और इसको हमने काइनेटिक एनर्जी को कहा था ev0, याद करो। अब उन्होंने क्या कहा है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमें ये दोनों के रिलेशन चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और, तो अब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, सी बाय लैम्बडा, करेक्ट है, सी इज इक्वल टू लैम्बडा बाय न्यू, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये यहां पुट करते हैं, एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू ev0 प्लस 5। तो इन दोनों में रिलेशन
V0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, V0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो क्या कहा है, वेवलेंथ डिक्रीज, अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। फॉर्मूला समझ में आ गया, ये आइंस्टाइन इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट सम पे आते हैं अब, क्या कहा है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर द सर्टन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 न्यू impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be m is the mass of electron। अब उन्होंने क्या कहा थी, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन फॉर द सर्टन मेटल, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू न्यू है और जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का आ रहा है वो 4 न्यू है। तो अब हमारे पास क्या कहा है, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी हमें निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितना है, न्यू है, क्या कहा है उन्होंने, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसके साथ एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसके साथ एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब जो फ्रीक्वेंसी आ रही हमारे पास आ रही है, फोटोन के पास जो है, फोटोन के पास कितनी रहेगी, तो फोटोन के पास जो एनर्जी रहेगी, फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू 4 न्यू। अब ये जो फोटोन की एनर्जी होती है, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है, ये जो एनर्जी होती है किसके लिए यूज होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ mv² के लिए, और दूसरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस वेव फंक्शन के लिए, इसके लिए यूज होती है वेव फंक्शन, और हमारा वेव फंक्शन इज नथिंग बट कट ऑफ मिनिमम, जहां पे कट ऑफ हो रहा है इसके पीछे मींस थ्रेशोल्ड के आगे क्या होगा, कट ऑफ होगा, तो थ्रेशोल्ड हमारी ये मिनिमम एनर्जी है, इसके आगे जाओगे तो कट ऑफ, तो ये थ्रेशोल्ड है। तो अब ये फॉर्मूला क्या होगा, ई एच, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4h न्यू इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस h न्यू। अब ये h न्यू यहां आ जाएगा, 4 माइनस 1h न्यू तो कितना होगा, 3h न्यू इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ये v² को एक जगह रखते हैं, v² को यहां रखते हैं, ये हो गया 6h न्यू अपॉन m, और अगर हम स्क्वायर को हटा दे तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, तो क्या आएगा 6h न्यू डिवाइडेड बाय m, तो ऐसा, हाँ 6h न्यू डिवाइडेड बाय m, तो हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, डी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये समझ में आ गया, कट ऑफ मींस थ्रेशोल्ड वाला कंसेप्ट, कट ऑफ मींस थ्रेशोल्ड वाला कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट, the energy of an electron having a de Broglie wavelength is y is, so energy of the electron having de Broglie wavelength y is, एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की जिसकी de Broglie wavelength कितना है, y है। तो h is a Planck's constant and m is a mass, h is a Planck's constant and m is a mass, ठीक है। चलो अब हम आते हैं फिर फॉर्मूला एनर्जी पे, एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², क्योंकि मूविंग है, क्योंकि मूविंग है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो ये होगा m² v² डिवाइडेड बाय 2m, m इंटू v क्या होता है, p² बाय 2m, मोमेंटम, मोमेंटम के स्क्वायर के टर्म में ये आ गया, ओके। और मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा, ओके। अब लैम्बडा की जगह क्या दिया है, हमें y दिया है, तो यही फॉर्मूला होगा p इज इक्वल टू h बाय वाई, h बाय वाई। वेवलेंथ क्या दिया है, y, वेवलेंथ की जगह क्या रखना है, हमने y रखा है, तो यही फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू h² 2m y²। तो कहीं पे है ये ऑप्शन, देखो चारों में से, हाँ बी ऑप्शन है हमारा, h² डिवाइडेड बाय
2my², 2my²। तो ये आंसर करेक्ट आएगा। तो एनर्जी कितनी होगी हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम हमें दिया गया है, फाइंड द डी ब्रोगाइल वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी काइनेटिक एनर्जी दी है हमें? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है। तो एनर्जी इज इक्वल टू 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 120 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करते इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो कितना आएगा? आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.92। कितना आएगा? 1.92 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दोगे तो 17 आया, 1.2 इंटू 1.6, तो ये आंसर आएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻17 जूल। अब हमें क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, और इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ h इज इक्वल टू √2me। h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। मास का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, और E का वैल्यू फाइंड किया 1.92 इंटू 10⁻⁻17। अगर आप नियर अबाउट इसको सॉल्व करते हो, नियर अबाउट सॉल्व करते हो, तो ये आंसर आता है 112 इंटू 10⁻12, आई थिंक 112 इंटू 10⁻12 मीटर, सॉरी 1.12 इंटू 10⁻12 मीटर। और अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो 112 इंटू 10⁻⁹ मीटर जाएगा ये नियर अबाउट। तो ये आएगा सॉरी 9 नहीं, ये करेक्ट था हमारा। कितना आता है? 112। इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो आएगा 112 इंटू 10⁻12 मीटर, और ये 10⁻12 मीन्स 112 पिकोमीटर। पिकोमीटर में है ना हमने, तो ये आ गया हमारा 112 पिकोमीटर में, ये आंसर आएगा अगर आप इसको सॉल्व करते। ठीक है, कैलकुलेशन ट्राई करो आप। अगर आप कैलकुलेशन आप करोगे तो 112 इंटू 10⁻12 इसका आंसर आता है, दैट इज 112 पिकोमीटर। चलो नेक्स्ट दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग टू द पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। ये इजी क्वेश्चन है। हमें क्या कहा है? पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है? पोटेंशियल V दिया है 400 वोल्ट, और हमें क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ। तो हमारे पास वेवलेंथ और पोटेंशियल का रिलेशन है 12.27 डिवाइडेड बाय V। 12 ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, ये क्या है? एंगस्ट्रॉम यूनिट में। यहाँ नैनोमीटर में पूछा है, यहाँ क्या पूछा है? नैनोमीटर में। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट को पहले हमें क्या करना होगा? चेंज करना होगा यहाँ। तो ये होगा एंगस्ट्रॉम यूनिट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर डिवाइडेड बाय √400। 400 मीन्स 20 का स्क्वायर, 12.27 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय यहाँ 20 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा नियर अबाउट 0.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हमें नैनो में चाहिए, इसको नैनो में चाहिए मीन्स 10⁻⁹ चाहिए। 0.06 इंटू 10⁻⁹ मीटर मीन्स ये होगा 0.06 नैनोमीटर। आंसर होगा हमारा 0.06 नैनोमीटर। तो इस तरह के आपको सम आ सकते हैं। हर एक टॉपिक का हमने सम ले लिया है। तो यहाँ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन फिनिश होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।